नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गुलाब के फूलों का दैनिक जीवन में कई तरह से उपयोग होता है। इसके अलावा गुलाब के फूलों से गुलकंद, गुलाब जल, ऑयल इंडस्ट्रीज, परफ्यूम इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी गुलाब की खासी डिमांड रहती है। इसलिए गुलाब की खेती किसानों के लिए एक लाभ का सौदा है। तो आप गुलाब की कौन कौन सी प्रजातियों का चयन कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर एच.एस. बावेजा। गुलाब की खेती बहुत पहले से पूरी दुनिया में की जाती है। इसकी खेती पूरे भारतवर्ष में व्यावसायिक रूप से की जाती है। गुलाब को कट फ्लावर, गुलाब जल, गुलाब तेल, गुलकंद आदि के लिए उगाया जाता है। गुलाब अपनी उपयोगिताओं के कारण सभी पुष्पों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आमतौर पर गुलाब का पौधा ऊंचाई में 4 से 6 फुट का होता है। गुलाब की खेती कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सबसे ज्यादा की जाती है। गुलाब की खेती करके किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों के लिए हमने डेफिनेटली जो 627 वैरायटीज हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि कोई किसान भाई अगर इस पे काम करना चाहे तो इसकी बर्ड स्टिक्स हम यहाँ से अवेलेबल करवा देंगे। इसके लिए जो है एक रूट स्टॉक होता है रोजा इंडिका। रोजा इंडिका पे जो है इसकी बडिंग करते हैं और बडिंग के बाद जो है इसके प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। फूलों की बढ़ती मांग और जगह जगह पर फूल मंडी उपलब्ध होने से इनकी बिक्री की कोई समस्या नहीं है। जैसे फलों का राजा आम है तो फूलों की बेगम गुलाब है। गुलाब का रंग और सुगंध सबके मन को मोह लेते हैं। गुलाब के फूलों से गुलकंद, गुलाब जल, तेल, इत्र, जैम, जेली पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। फूलों की डंडी व गुलदस्ते बड़े पसंद किए जाते हैं। नवीनतम तकनीक से गुलाब की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। हाइब्रिड टी जो है एज ए कट फ्लावर भी यूज होता है मार्केट में। अगर सपोज कोई फ्लावर लवर है, आप देख रहे हैं, ठीक है, लैंडस्केपिंग में तो यूज हो ही रही है सारी वैरायटीज। अपने गार्डन्स में, बगीचों में लोग जो है इसको लगाते हैं और ब्लूमिंग आप देख रहे हैं। इसमें हमारी जो है दो टाइम जो है इसमें ब्लूमिंग आती है। एक आजकल चली हुई है ब्लूमिंग और एक जो है विंटर से पहले इसमें ब्लूमिंग आती है और बहुत ही बेहतरीन कलर है। गुलाब की देसी किस्में। सफेद गुलाब के लिए होमी भाभा, डिवाइन लाइट, पूसा सोनिया, विरंगो। लाल रंग के गुलाब हेतु ग्लैडिएटर, रक्तगंधा, भीम, अनुपमा, पापा मिलाड, हैप्पीनेस, क्रीमसन, ग्लोरी। गुलाबी फूल के लिए फर्स्ट प्राइज, कॉन्फिडेंट, अनुराग, बीपीएल, सुरभि, लालिमा। पीले रंग के गुलाब के लिए छेतवान, लिंडोस, पूर्णिमा आदि। गुलाब की संकर किस्में। गुलाब की संकर किस्मों को कुल 5 भाग में विभाजित किया गया है। लंबी डंडी वाले गुलाब यानी हाइब्रिड टी। आमतौर पर इन फूलों की डंडी 50 से 120 सेंटीमीटर लंबी होती है। इनकी उपज 100 से 150 फूल प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष होती है। रुपाई के बाद 50 से 60 दिन बाद फूलों की कटाई की जाती है। हर शाखा की टोच पर एक ही फूल आता है। अलग अलग रंग के फूल जैसे कि लाल, गुलाबी, सफेद, पीला, नारंगी आदि होते हैं। कुछ दविरंगी या तिरंगी भी होते हैं। ये जो वैरायटीज है इनकी खासियत ये है कि मैं आपको क्लाइमेटिकली बोलूंगा कि गोवा से लेके और कश्मीर तक वैरायटीज लग सकती है। किसान भाई इसकी खेती करना चाहें, अगर वो नर्सरी डेवलप करना चाहें अपनी, तो बड़े आराम से नर्सरी डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, पहले रूट स्टॉक तैयार करना पड़ेगा कि रोजा इंडिका का रूट स्टॉक हम तैयार करेंगे और रोजा इंडिका का जब रूट स्टॉक हमारे पास तैयार हो जाएगा तो हम इसके बाद बडिंग करते हैं। अच्छा, एक बडिंग होती है, ग्राफ्टिंग होती है। ग्राफ्टिंग में आपने देखा होगा कि एक ही प्लांट पे आपको कई डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं। हमारी जितनी ब्रांचेज हैं हम उतने कलर्स लगा लेते हैं और उस टाइप के प्लांट्स की वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा है, लोग प्रेफर करते हैं। तो किसान भाई क्या करेंगे, पहले बेड तैयार कर ली, अपनी कैरी तैयार की।
क्यारी तैयार करने के बाद जो है कि आपने क्या किया कि कटिंग जो है वो हार्डली आपने 10-10 सेंटीमीटर या 5 से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो है कटिंग लगा दी। जब आप बेड तैयार करते हैं तो मैक्सिमम कोशिश होनी चाहिए कि उसमें सैंड सबसे ज्यादा हो। गुलाब लगाने का उपयुक्त समय अप्रैल से मई महीने में और बड़े पौधे अगस्त से सितंबर महीने में लगाएं, ताकि पहली कटिंग क्रिसमस पर और दूसरी कटिंग वैलेंटाइन डे पर मिल सके। बुवाई देर से जनवरी तक कर सकते हैं, लेकिन खरीफ में की गई बुआई की तुलना में उपज कम मिलती है। रेत जितनी होगी उतनी जल्दी कटिंग तैयार होगी। रेत ज्यादा होगी तो आप ये देखें कि पानी के स्प्रे आपको जो है ना वाटर स्प्रे, सिंपल वाटर स्प्रे, और रेत में आपने क्या करना है कि गोबर की अच्छे से गली सड़ी खाद डाल देनी है आपने। आपकी हार्डली 30-35 दिन के बाद जो है आपकी रूट स्टॉक तैयार हो जाता है। रूट स्टॉक तैयार होने के बाद जैसे हमारा जुलाई वाला मौसम मैंने बोला, अगस्त वाला मौसम बोला, अगस्त का महीना आया, अगस्त में जो है हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि शिफ्टिंग कैसे करनी है हमने। अब हमने क्या करना है कि बडिंग करनी है, उन पे बडेड प्लांट्स तैयार करने हैं ताकि वो वैरायटी आपके पास आ जाए। अभी आपने रूट स्टॉक सिर्फ तैयार किया इंडिका, रोजा इंडिका। अब आपके पास वैरायटीज हैं, एल्जियाबेथ वैरायटी है, बीपी पाल वैरायटी है, क्वीन एल्जियाबेथ है। मैं कहूँगा कि आप जितने नाम ले दो, मेरे को लगता है मैक्सिमम नाम से जो है वैरायटीज जो है वो तैयार हुई हैं इस समय। रोजेज में सबसे ज़्यादा वैरायटीज, रोजेज की सबसे ज़्यादा डिमांड है। अब आपकी HT अगर आपने तैयार करनी है तो HT के दो पर्पज से जो है HT ज़्यादा यूज़ हो रहा है। एक तो एज ए कट फ्लावर यूज़ कर रहे हैं और एक एज ए बेडिंग प्लांट, एज ए लैंडस्केप प्लांट, एज ए गार्डन में जो है आप प्लांट्स तैयार करके भेज रहे हैं। बडिंग का मैंने बताया, बडिंग वेरी सिंपल, रोज में बडिंग 100% सक्सेसफुल है। आपकी वैरायटीज तैयार हो जाएंगी। हाँ, अगर आप ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ग्राफ्टिंग मैंने आपको बताया, अभी एक ही पौधे पे आप डिफरेंट कलर्स तैयार कर सकते हैं। व्हाइट ले लो, येलो ले लो, रेड ले लो, जो भी आपके उस कॉम्बिनेशन आप तैयार करना चाहें वो आप जो है ग्राफ्टेड जो रोजेज है उससे हम तैयार कर सकते हैं। मौसम ड्राई होता है तो उस समय जो हमारा जो है ना वो पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो काफी आता है, तो बड़ा सिंपल सा वेट सल्फर का जो है हम उसमें स्प्रे करते रहते हैं। गुलाब के फूल डाली सहित या कट फ्लावर तथा पंखुड़ी फ्लावर दोनों तरह के बाजार में व्यापारिक रूप से बिक जाते हैं। गुलाब की खेती देश व विदेश निर्यात करने के लिए दोनों ही रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। गुलाब की पैदावार भूमि की ऊर्जा शक्ति, फसल की देखरेख एवं किस्मों पर निर्भर करती है। फिर भी आमतौर पर लगभग 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। ये उपज पूरे साल में कट फ्लावर से मिलती है। बेडिंग के लिए जो है वो फ्लोरिबंडा ग्रुप हमारा बहुत ही बढ़िया है। फ्लोरिबंडा में आप देख रहे हैं कि गुच्छों में फ्लावर लगे हुए हैं। एक ही गुच्छे अगर आप देखेंगे कि तो नंबर ऑफ फ्लावर्स जो है एक ही गुच्छे में लगे हुए हैं, तो कितनी जबरदस्त आपको वो शो दे रहे हैं। तो फ्लोरिबंडा जो है अगर आप लैंडस्केपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गार्डन में अगर आपने लगाना है तो फ्लोरिबंडा लगाएं। HT भी लगा सकते हैं। HT का डबल पर्पज है, एज ए कट फ्लावर, एज ए बेडिंग प्लांट जो है आपका बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से जो है परफॉर्म कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ यूजेज है। नंबर ऑफ यूजेस क्या है, आप देखें कि आप ऑयल इंडस्ट्री में देखेंगे तो रोज ऑयल कितना ज्यादा यूज हो रहा है। परफ्यूम इंडस्ट्री में देखेंगे ऑयल वहां भी यूज हो रहा है। अगर आप बायो कलर्स की बात करें तो वहां भी यूज हो रहा है। बायो कलर्स में रोजेज में कितने ही कलर्स हैं, तो इसके हम बायो कलर्स तैयार कर सकते हैं। बायो कलर्स कहाँ यूज हो रहे हैं? आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। सबसे ज्यादा इस समय जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है बायो कलर्स की इतनी डिमांड है जिसकी कोई हद नहीं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। यदि किसान भाइयों कुछ करने का जुनून हो तो अपनी मेहनत और थोड़ा सा जागरूक होकर खेती करें तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए न केवल कोरोना के कहर से बच सकते हैं बल्कि फसलों से अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। ऐसी ही मिसाल पेश की है गांव बलेखंड जयपुर के किसान भिवाराम यादव ने। इन्होंने गेहूं की फसल वैज्ञानिक तकनीक से करके अच्छा उत्पादन लिया। किसान भाइयों, इन्होंने गेहूं की खेती 10 बीघा जमीन यानी 1 हेक्टेयर में की और आज वे इस कोरोना काल में भी गेहूं की खेती करके काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिक तकनीक से गेहूं की खेती करके अच्छा उत्पादन लिया है। 10 बीघा का पलाव किया मैंने और उसके बाद में मैंने 10 बीघा का पलाव करके उसकी बुआई जुताई अच्छी करके मैंने ये किया कि उसको बोने से पहले मैंने
15 ट्रॉली खाद की घेरी गोबरे की, और उसके बाद में मैंने 50 कुंटल बीट लाकर उसमें बुआई जुताई, उसको बिखेरा, उसको फिर बुआई जुताई की उसने, और फिर मैं उसको 343 बीज लाकर बाया, वो 34 रुपये के लगाया था मेरे। और उसमें मैंने गेहूँ 1 बीघा कच्चे में मेरे को 6 कुंटल बीघा के हिसाब से मेरे को मिला, और मैंने 10 बीघा बोए थे। बाने से पहले मैंने ये किया था कि 2 DAP का खाद कट्टे और पोटास और जिंक यूरिया, और मैंने ये उसने बिजाई की। और उसके बाद में मैंने गेहूँ 34 रुपया किलो, 1 कुंटल के 3400 रुपये, कोई भी उसमें रोग पैदा होने नहीं दिया। और उसमें गेहूँ में मिलाकर उपचारित किया, दवाई मिलाई उसमें, और उसको बाद में मिलाकर मैंने और दिया, तो मेरे को बहुत अच्छी मिली फसल। गेहूँ बोया बाद कमाने को मेरे को 20 दिन बाद में उसमें मैंने पानी दिया, और उसमें पानी देने के बाद में 20 दिन बाद में उसको मैं उसकी गुजाई की। गुजाई करने के बाद में मैंने यूरिया जिंक, और उसमें 15-20 दिन बाद में उसको पानी देने के लिए शुरू किया। तो उसमें सारे गेहूँ में मैंने उसमें बिखेरा, और उसके हिसाब से मेरे को 20-20 दिन के अंदर मैंने पानी देता रहा। इनके यहाँ पानी की कमी है, इसलिए इन्होंने गेहूं की फसल में सिंचाई फव्वारा सिस्टम से की, जिससे इन्होंने कम पानी में अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई की और फसल की अच्छी बढ़वार हुई। और टाइम पर फव्वारे से पानी लगता है, तो हमारे को जो सरकार हमारे को 6 घंटे बिजली देते हैं, उसमें हमने ज़्यादा जो 30 मारती है इस फसल, तो फसल को हम ऐसे कहते हैं 3-3 घंटे की उपचार कर लेते हैं। फिर हमारे 3 घंटे से 3 घंटा पलट के, और उसको अच्छी नमी मिल जाती है। और उसको जैसे 10 लाइन पड़ती है, तो उसको 10 लाइन में 5 में 3-3 घंटों में वो बेच देती है लाइनों को। तो हमारे को उससे क्या होता है कि अच्छी नमी होने के कारण से हमारे को अच्छी पैदावार मिलती है इसमें। तो उसमें टाइम भी नहीं लगता है, और टाइम कम हो जाता है, उसमें पानी बच जाता है, और 10 लाइनों में 5 लाइन काम कर जाती है। उसमें गेहूं के अंदर कोई नुकसान नहीं पड़ता है, हमारे को अच्छी पैदा मिलती है इसमें। और पिलाव कटाया 5,000 रुपये पिलाव के लगे, और 2-3 हज़ार रुपये उसके बापटवास के लगे दूसरी बाद में उसको जो बुआई जुताई की जब। और उसमें मैंने गोबरे खाद 15 टोली घेर दी, और 50 कुंटल बीट घेर दी उसमें। तो ऐसे कुल मिलाकर 15,000 रुपये का खर्चा हो गया। 2 कट्टा DAP खाद का, 2 यूरिया खाद का, और उसमें जिंक 1 किलो बीघा की, और थ्रेसर का 5,000 रुपया, और कटाई का 5,000 रुपया, और बिजली बिल का 5,000 रुपया। और ऐसे कुल मिलाकर हमारे खर्चा हुआ इसमें 40-45 हज़ार के लगभग। किसान भाइयों, गेहूं की खेती करने के लिए खेत तैयारी में खर्च 7,000 रुपए, गोबर की खाद 15,000 रुपए, उर्वरकों पर 3,000, बीज का खर्च 3,400 रुपए, खरपतवार नियंत्रण पर खर्च 1,600 रुपए, सिंचाई पर 5,000, फसल कटाई पर 5,000 और मढ़ाई पर खर्च 5,000 रुपए हुआ। इस प्रकार से 1 हेक्टेयर में गेहूं की फसल पर कुल खर्च हुआ 45,000 रुपए। और इस खर्च के बाद यदि गेहूं के उत्पादन की बात करें तो इन्हें 1 हेक्टेयर जमीन से लगभग 60 क्विंटल गेहूं का उत्पादन मिला। अभी कोरोना के चलते इन्होंने गेहूं को बेचा नहीं है। किसान भाइयों, गेहूं के उत्पादन के अलावा इन्हें गेहूं का भूसा भी प्राप्त हुआ, जिसे ये किसान अपने पशुओं को खिलाने के काम में लेंगे। उसमें मैंने 10 बीघा के अंदर 65-70 कुंटल का हिसाब से मेरे को लिया, और कम से कम 65-70 बोरी का हिसाब से वो कम से कम भी 1.5 लाख गेहूँ हो गया, और कम से कम 60-65 हज़ार रुपये का आप चारा मानो उनका, तो कम से कम 2,30,20 हज़ार रुपये का समथिंग ये हमारे गेहूँ का उत्पादन हमारे को अच्छी मिली, इसलिए हमने खर्चा किया तब। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया उसे पूछा है ग्राम नाहरपुर, जिला रतलाम के किसान आनंद जैन ने। आप कोरोना के कहर में दुधारू पशुओं की देखरेख और प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं, तो आनंद जैन जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के हथियार से भारत भी इस संक्रमण के खिलाफ
लड़ाई जारी रखे हुए है। जनता को कोरोना वायरस के खतरे के प्रति जागरूक करना भी इसी लड़ाई का एक हिस्सा है। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कोविड-19 नाम की जो बीमारी है, महामारी है, पूरे संसार में फैली हुई है। इसमें इंसान के साथ साथ ये जो हमारे पालतू जानवर हैं, इस पे भी अभी स्टडी कहने लगी है कि इन पे भी इसका थोड़ा थोड़ा असर दिखने लगा है। जैसे मैं आपसे प्रारंभ करता हूँ कि हम अपने आप का रख रखाव कैसे करें। देखिए, सबसे पहले अपनी खुद सुरक्षा है कि हमें जब भी बाहर जाएं मुंह ढक के जाएं। हो सके तो बाहर जाने की कोशिश ही ना करें, लेकिन फिर भी जाएं तो अपना जो पढ़ना है, रुमाल है, उसको मुंह पे लगा के जाएं। अदरवाइज़ तो ये जो मास्क मिलते हैं, मास्क से पूरा ढक के जाएं। और जब भी बाहर से अंदर घर में आएँ, साबुन से करीब 20 सेकंड या 30 सेकंड तक अपने हाथ रगड़ रगड़ के धोएं। जो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं सैनिटाइजर्स हैं, जैसे अल्कोहल बेस्ड हैं, इनसे भी अपने आप हाथ, जब भी कोई बाहर काम करें, जिस बाहरी चीज़ के संपर्क में आए तो अपने हाथों को कीटाणु रहित या वायरस रहित कर लें। अब सवाल ये आता है कि हम पशुशाला में काम करते हैं तो क्या क्या सावधानी बरतें। जैसे ही आप अपने पशु के पास जाएं तो अपना जो मास्क है मुंह पे लगा के जाएं, अपने हाथ में ग्लव्स पहन के जाएं, और जो कैटल शेड के एंट्री करते हो, जहाँ जहाँ आप दरवाजे को छूते हो, तो उसको कोशिश ये करें कि अपने हाथ से न छू के कोहनी के सहारे से कैटल शेड के मुख्य द्वार को खोलें और अंदर जाएं। और जैसे अंदर प्रवेश करें, वहाँ पर सैनिटाइज़र एक शीशी आपको रखनी चाहिए। अंदर करने ही तुरंत अपने हाथों को सैनिटाइज करें। और जिस पशु को आप पास जाना चाहते हैं, कभी अपने नंगे हाथों से पशु को ना छुएं। अब जिस पशु का दूध निकालना है, क्योंकि वो तो आपको आयन छूने पड़ेंगे, तो उस केस में क्या करें कि लाल दवा वाला पानी बना के थन को अच्छी तरह से साफ़ करें। जो आजकल हल्का सैनिटाइजर्स मिल रहे हैं, उसका अपने खुद के हाथों साफ़ करें। फिर आप जो थन को साफ़ करने के बाद एक एक पशु का दूध निकालें, और जब दूसरे पशु का दूध निकालते हैं तो अपने हाथों को पुनः सैनिटाइज कर लें, हाथों साफ़ कर लें। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब एक पशु का दूध निकाल लिया है तो अपने हाथों को दोबारा से सैनिटाइज कर लें, और फिर दूसरे पशु पास जाएं, उसका दूध निकालें, फिर दोबारा से अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने एक पशु से दूसरे पशु पास जाएं या एक जगह से दूसरी जगह पास जाएं तो कम से कम निर्जीव या सजीव चीज़ों को छुएं। अब ये आता है कि यदि हम पशुओं को इस मौसम में क्या दाना चारा दें, जबकि बाज़ार बंद है या रेडीमेड चारा नहीं मिलता है, दाना नहीं मिलता है, तो इस केस में जब भूसा आपके पास उपलब्ध है तो भूसा लेके आए। भूसे में आपको दाना की मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। अब आप घर पे ही अपने पास जो उपलब्ध सामग्री है, उससे भी एक अच्छा किस्म का दाना बना सकते हैं। मोटे तौर पे कहें तो जो अपने पास गेहूं है, या आपके पास जौ है, या मक्का है, बाजरा है, इन अनाजों को आप करीब 30 से 33% का हिस्सा इनका ले लीजिए। और यदि चोकर मिल रही हो तो चोकर का भी 30 से 33%। मान लो कि चोकर नहीं मिल पाती है तो उस केस में क्या करें कि अनाजों की मात्रा 66% कर दें, और खल की मात्रा 30 से 33%। यदि खल आपके पास नहीं है, बाज़ार नहीं खुला है, तो उसमें आप 33% जो खल डाल रहे हो उसकी जगह आप 1% के आसपास सरसों का तेल डाल सकते हैं। अदरवाइज़ तो खल मिल जाती है, सरसों की हो, तिल की हो, मूंगफली खली हो, कोई भी खल मिल जाए, 30 से 33% डालनी चाहिए। बाज़ार में मिनरल मिक्सचर मिल जाता है, और आजकल सभी किसान भाई अपने घर पे रखते हैं, तो मिनरल मिक्सचर 2% रखें और साधारण नमक 1% रखें। तो ये 5 तत्व हैं, इनको मिलाकर आप अपने उच्च क्वालिटी का राशन घर पे ही बना सकते हैं और अपने पशुओं को खिला सकते हैं। अब यदि किसी किसान भाई ने हरे चारे का साइलेज बना रखा है, तो सब साइलेज के जो पिट है उसको खोलें, तो उससे पहले भी आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें। अपना मुंह पे मास्क होना चाहिए, और उसके बाद अपने जितनी आवश्यकता है उतना साइलेज निकालें और अपने पशुओं को डाल दें। एक और मैं सलाह देना चाहता हूँ कि जितने पशुओं की जो पशुशाला है उसमें आगंतुक जो होते हैं उनको ना आने दें, यानी कि काम करने वाले लेबर या परिवार सदस्य हैं उनको भी कम से कम करें। कोशिश करें 1 या 2 ही आदमी वहाँ जाएं, और वो भी पूरी तरह से अपने शरीर को, जैसे ग्लव्स पहन के गए, मुंह को ढक के गए, हाथों को सैनिटाइज करके जाएं, नहीं कम से कम बाहरी चीज़ों को अंदर आने दें। अब एक समस्या और आ रही है कि हर एक किसान भाई ने कुत्ता या बिल्ली ऐसे पालतू जानवर पाल रखे हैं। हम ये मानते हैं कि कुत्ता अपने डेयरी फार्म में चौकीदारी के लिए ज़रूरी है, डालते हैं, लेकिन उन पशुओं को भी ध्यान रखें कि ये अभी रिसर्च ये कहती है कि किसी विदेश में एक बिल्ली को ये
कोरोना हो गया है, लेकिन ये अभी रिसर्च नहीं है कि बिल्ली से, कुत्ते से, ये जानवर से इंसान में आ सकते हैं। अभी ये रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन सावधान तौर पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि इन चीज़ों को भी आप ना छुएं। यदि किसी इंसान को ये बीमारी हो गई है तो वो उसका जो छींकता है, खांसता है, तो दूसरे पशु में लगने के चांसेज हैं। कुत्ते बिल्ली पे जैसे हमें प्यार से हाथ फेरते हैं तो अवॉइड कीजिए, अपने कुत्ते बिल्लियों पर प्यार से हाथ फेरना अवॉइड कीजिए या मास्क लगा के पहनिए। यदि किसी किसान भाई को छींक आ रही है तो हमेशा अपनी कोहनी की तरफ छींकें, हाथ में ना छींकें। और जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति है हाथ जोड़ के नमस्ते करना, तो दूर से अभिवादन करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मुर्गियों को बीमारियों से बचाने हेतु समय पर करें टीकाकरण। अधिक उत्पादन के लिए लौकी की फसल में जरूरी कार्य। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।